So in this video, we are going to study the anatomy of thyroid gland. Okay, thyroid gland is also called as Avatuka Granthi in Ayurveda. Just for a overlook, we will just see the functions what exactly thyroid gland do. So first is it regulates basal metabolic rate. Then it helps in calcium metabolism. It stimulates somatic and psychic growth. Okay. Now what is the extent? Means from where till where the thyroid gland exactly is we will see it in a different way. First, कहाँ से कहाँ है? So from midline of thyroid cartilage till fourth or fifth tracheal ring. So here, okay, suppose everyone is familiar with the cartilages of larynx. So this is the thyroid cartilage, and below which is the cricoid cartilage. So this is the cricoid cartilage, इतना portion, and इसके नीचे tracheal rings है. So this is thyroid cartilage, and somewhat this like this cricoid cartilage is placed. And what are they saying is thyroid gland is starting from the midline of thyroid cartilage. So from midline means somewhere from here. Okay, so this is thyroid gland. Okay, thyroid gland midline से शुरू हुआ and ये कहाँ end हो रहा है? midline से शुरू होके, so it is ending somewhat below fourth और fifth tracheal ring. सो मिड लाइन ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज से थायरॉयड ग्लैंड शुरू हो रहा है और इट इज़ एंडिंग समवॉट बिलो फोर्थ और फिफ्थ ट्रकेल रिंग. नाउ इस्थमस के लिए क्या दिया है इन्होंने? इस्थमस फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ ट्रकेल रिंग. सो इस्थमस इज वॉट? इस्थमस इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ओके, सो ये जो कनेक्शन है ये किधर से किधर तक है? सो सेकेंड टू फोर्थ ट्रकेल रिंग. ओके, इस्थमस क्या है? सो ये लोब्स का ही एक्सटेंशन होता है, बट ये एक कनेक्शन बन जाता है बिटवीन दिस टू लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. इसके लिए उसको इस्थमस बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पर भी कनेक्शन है वो पॉइंट इस्थमस है. जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में भी बीच में एक पॉइंट है जिसको इस्थमस बोल रहे हैं. ओके, देन द लोकेशन, इट इज़ अगेंस्ट C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रे. थायरॉयड ग्लैंड जिधर है उसके जस्ट पीछे कौन से वर्टिब्रेज है? C5, C6, C7 मीन्स फिफ्थ सर्वाइकल से सेवन्थ सर्वाइकल तक और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे. ओके, और ये ट्रकिया को ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैपिंग अपर ट्रकिया, ट्रकिया का जो अपर पार्ट है उसके आगे ही है ना ये, मतलब इतने पीछे, ये पीछे क्या है? ट्रकिया ही है, तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है. व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस को याद रखना, दैट इज़ 5 × 2.5 × 2.5. ये क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस. ओके, देन इस्थमस का क्या है? लेंथ और लेंथ और ब्रेड्थ है. थिकनेस तो वही रहेगा जितना पूरा थायरॉयड ग्लैंड का रहेगा, तो 1.2 × 1.2. ओके, देन next is it is a H shaped. You can see it is a H shaped, somewhat H shaped, not exactly but H shaped gland होता है, and 25 gram. These all are the MCQ points and this should be covered under your answer also. Okay, हर एक पॉइंट को हाफ या 1 मार्क्स होता है इतने से पॉइंट के लिए. सो ये MCQ भी कवर हो रहा है और इससे आंसर के मार्क्स भी बढ़ते हैं. देन 25 ग्राम्स वेट है इसका. फीमेल्स में लार्जर होता है थायरॉयड ग्लैंड देन मेल्स. देन अब इसके कवरिंग्स देखते हैं. तो इसके ऊपर 2 टाइप के कवरिंग्स हैं. कैप्सूल्स बोलते हैं जिसको, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल. व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रू कैप्सूल? इज पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. मीन्स सपोज ये थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, अब ये थायरॉयड ग्लैंड है, इसके ऊपर एक लेयर है जो कि इसके आजू बाजू से, मीन्स इसके ऊपर एक ऐसे इधर इधर कंडेंसेशन ऑफ टिश्यूज़ हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज़. ओके, इधर और पेरीफेरी पे, मतलब इधर सब जगह ऐसे कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हुआ है. ओके, ये एक पूरा लेयर बना रहा है. ये क्या है? ट्रू कैप्सूल है. ठीक है, और ट्रू कैप्सूल, ये जो कंडेंसेशन हुआ है ना यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं. सो डेंस कैपिलरी प्लेक्सस, ब्लड वेसल्स है बहुत सारे. अब जब भी थायरॉयडेक्टोमी कर रहे हैं या फिर उसके आजू बाजू के ऑर्गन्स को रिमूव कर रहे हैं जिसकी वजह से थायरॉयड को भी रिमूव करना है, तो हम थायरॉयड ग्लैंड को ट्रू कैप्सूल के साथ रिमूव करते हैं. थायरॉयड ग्लैंड को ट्रू कैप्सूल के साथ रिमूव करते हैं. क्यों? बिकॉज थायरॉयड ग्लैंड में वो जो ट्रू कैप्सूल है उस पर क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स है. सो सिर्फ थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करने जाएंगे ब्लड वेसल्स बचाने के चक्कर में, सो वहाँ पर हेमोरेज हो सकता है, मीन्स ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द फॉल्स कैप्सूल. फॉल्स कैप्सूल इज द आउटसाइड ट्रू कैप्सूल. मुझे मीन्स यहाँ ट्रू कैप्सूल है, इस ये से पेरीफेरी पे कंडेंसेशन हो गया, उसके ऊपर और एक लेयर है, फॉल्स कैप्सूल बोलते हैं जिसको. वो किसका लेयर है? तो प्री ट्रकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. डीप सर्वाइकल फेशिया का ही एक्सटेंशन वाला लेयर है.
अब ये जो फॉल्स कैप्सूल है ना, ये फॉल्स कैप्सूल है, सपोज ये पोस्टीरियरली थिन है, बहुत पतला है, बट एंटीरियरली थिक होता है, और एंटीरियरली ये पूरा कैप्सूल थिक होता है, और एक थिक होके एक कैप्सूल मतलब एक ऐसा एक्सटेंशन टाइप एक लिगामेंट बनाता है जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरे। मतलब ये ऐसा कैप्सूल है और ये एक्सटेंड हुआ है, ऐसा लिगामेंट बना रहा है ये, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरे। अभी क्या कर रहा है, तो ये जो इसके नीचे वाला क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसको और खुद को कनेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड और क्रिकॉइड कार्टिलेज को कौन कनेक्ट करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरे। देन नेक्स्ट क्या है, सो हम इसको डिवाइड कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस। अब क्या होता है, समटाइम्स ये देखो, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है और ये इस्थमस है। समटाइम्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें भी राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, बट इसमें और एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं थर्ड लोब। ये जो थर्ड लोब है ये इस्थमस का ही एक्सटेंशन है। ओके, ये थर्ड लोब को बोलते हैं थर्ड पिरामिडल लोब। ओके, मे प्रोजेक्ट्स अप ऑफ इस्थमस, इस्थमस का एक्सटेंशन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ से ना एक, अभी हमने ये अरेंज कर दिया, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड, ये क्रिकॉइड, और इसके ऊपर ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, थर्ड पिरामिडल लोब। इससे एक एक्सटेंशन, एक बैंड लाइक एक्सटेंशन जाता है कभी कभी ऐसे, यहाँ से ऐसे एक बैंड जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लिवेटर, लिवेटर ग्लैंडुले थायराइडी। ये एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है। अब ये कर क्या रहा है, तो ये कर क्या रहा है, ऐसा ये थायराइड ग्लैंड को ऐसा ऊपर पकड़ के रख रहा है, मतलब ऊपर नीचे, जब भी हम swallow करते हैं या जब भी हम कुछ बोल रहे हैं या जब भी कुछ एनगल्फ कर रहे हैं, तब हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड ऊपर नीचे होता है, या फिर हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं सामने वाले का। सो ये कौन कर रहा है, तो लिवेटर ग्लैंडुले थायराइडी, ये जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड है वो कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ अटैच्ड है, सो ये अटैच्ड है अबोव टू हायोइड बोन। ऊपर का जो हायोइड बोन होता है ना, एकदम ऊपर, उस पर जाके ये बैंड अटैच हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉजेस एलिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट सभी इसके एक्सटर्नल फीचर्स दिखते हैं। अब हमने ये देखा थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड का हम ये एक लोब लेते हैं। ठीक है, ये इतना एक लोब लेते हैं, ये एक लोब क्या हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, इस पर एपेक्स हो गया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर एपेक्स हो गया और यहाँ ये बेस हो गया, और कुछ साइड्स भी होंगे, मतलब बॉर्डर्स और सरफेसेस, वो भी देख। सो क्या है, अपेक्स पे, अपेक्स अपवर्ड्स होता है, अपवर्ड्स है, और स्लाइटली लेटरल होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज ऑपोजिट ऑफ C5। तो अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ओके, तो थायराइड कार्टिलेज के यहाँ मतलब ये कुछ ऐसा है। ओके, तो इसके यहाँ पे ऑब्लिक लाइन होती है। तो ये बोला है, इसका जो लोब है, ये लोब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम टिल द, मतलब ऊपर जाके टिल दी ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड कर जाता है। देख सकते हैं हम, ये ऑब्लिक लाइन है ये वाली। ठीक है, इस इधर तक ये लोब एक्सटेंड करता है। ओके, अपेक्स का हो गया, और ये अपेक्स किधर है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट ही, अपेक्स के जस्ट ऑपोजिट कौन सा कार्टिलेज, कौन सा वर्टिब्रे है, C5 वर्टिब्रे, 5th सर्वाइकल। देन द बेस लेवल ऑफ 4th to 5th ट्रकियल रिंग, ऑब्वियसली 4th to 5th ट्रकियल रिंग तक आ रहा है ये बेस लोब का। ठीक है, अब इस पर क्या दिया है, एनलार्जिंग थायराइड यूजुअली एक्सटेंड्स डाउनवर्ड। थायराइड एनलार्जमेंट होता है ना गोइटर की वजह से, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, सो ये डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है, डाउनवर्ड एनलार्ज होता है हमेशा। ये एक MCQ पॉइंट है। देन इसके बॉर्डर्स, ये जो लोब पढ़ रहे हैं हम, उसके बॉर्डर्स और सर्फेसेस दिखते हैं। सो कितने बॉर्डर्स हैं, 2 बॉर्डर्स हैं। ये एक 3D इमेज, ऐसा एपेक्स कोन लाइक, तो इसके एंटीरियर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर बहुत थिन है, बट पोस्टीरियर बॉर्डर थिक है और राउंड है। ठीक है, ये लोब है सपोज तो। देन इसके सरफेस कितने, सो इसके सरफेस कौन से होंगे, ये ऐसा होगा, सपोज ही ऐसा कुछ होगा, तो इसके लेटरल सरफेस हो जाएगा, मीडियल सरफेस हो जाएगा, और पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। लेटरल वाला कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऐसा राउंडेड है तो कॉन्वेक्स है। ओके, मीडियल सरफेस
किधर किधर है, ओवर थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड क्रिकॉइड कार्टिलेज का रिलेशन लिख देना, और पोस्टीरियर को पोस्टीरियर सरफेस, बैक साइड सरफेस ऐसा लिख देने का। देन इस्थमस, इस्थमस ऑब्वियसली इस्थमस में कितना ही होगा क्या, तो 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेस, 2 बॉर्डर्स कौन से सुपीरियर और इन्फीरियर, 2 सरफेस एंटीरियर और पोस्टीरियर। नेक्स्ट इज रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी कवर्ड इन SAQ और LAQ, जो भी आएगा आंसर में रिलेशंस लिखना ही लिखना है। सबसे पहले हम लोब का रिलेशन सीखते हैं। अब लोब के सुपीरियर से, मीन्स इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, देखो लोब के सुपीरियर से लोब पे कौन से रिलेशन है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सटर्नल लैरेंजल नर्व है, उसका ऑपोजिट इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लैरेंजल नर्व बेस से जाता है। फिर वही सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंटीरियर बॉर्डर से और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी पोस्टीरियर बॉर्डर से। अब इसका हम अच्छे से देखते हैं इसको कैसे, वो भी देखते हैं हम। सबसे पहले तो फिर लेटरल सरफेस का भी कर लेते हैं। स्टर्नो थायराइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, ठीक है, ये लेटरल सरफेस से आ रहा है। और मीडियल से तो अपने को पता ही है, ट्रकिया, इसोफिगस, क्रिको थायराइड मसल है और एक्सटर्नल और रिकरेंट लैरेंजल नर्व है। और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली तो हार्ट है, तो उधर पे हार्ट है मतलब कैरोटिड शीथ रहेगा, उसको कवर करने वाला पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इसका रिलेशंस कैसे है देखते हैं। ओके, सो ये आ गया अपने पास क्या, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, और इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर ये है थायराइड ग्लैंड है। ओके, राइट प्लेसमेंट। देन अब हम लोग देखते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सो ये कुछ ऐसा है, ये क्या है, आर्च ऑफ ऑर्ट है, यहाँ से ये क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जा रहा है, फिर वो आगे जाके क्या होता है, राइट सबक्लेवियन, वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है, जो थोरैक्स को सप्लाई कर रहा है, ओके, वो आर्टरी बन जाता है। अब उसका डिवीजन देखो क्या है, तो ये जो जा रहा है इसका ब्रांच, ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, और फिर यही कॉमन कैरोटिड से बाद में एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से क्या जा रहा है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी का ब्रांच, तो यहाँ से आ रहा है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, यहाँ से आ रहा है सुपीरियर। सो दिस इज समवॉट लाइक दिस। सो ये क्या कर रहा है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई हो रहा है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसको मिल रहा है, एपेक्स को मिल रहा है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसको मिल रहा है, बेस को मिल रहा है। वैसे ही सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसको मिल रहा है, एंटीरियर बॉर्डर, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सपोज पीछे से जा रहा है तो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर को मिल रहा है। ओके, अब ये हो गया आर्टरीज के बारे में। अब मसल्स जो हमने पढ़ा था लेटरल वाले को, ओके, ये जो दोनों लेटरल सर्फेसेस है उसको कौन से मसल सप्लाई करते हैं, सो ये कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, राइट। तो यहाँ कौन सा मसल आ जा रहा है, यहाँ पर स्टर्नो थायराइड मसल आता है, फिर यहाँ कौन सा मसल आ रहा है, स्टर्नो हायोइड, और ऐसे ही पीछे से मसल कौन सा आता है, ओमोहायोइड, और एक मसल कौन सा आता है यहाँ, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड बोन है, सॉरी, ओके। देन ये 3 मसल्स लेटरली रिलेशंस में आ रहे हैं, यहाँ पर बीच में है वो मिडिल पार्ट, तो यहाँ लोब्स आ रहा है, बस ऐसा रखना है याद, ओके। ये हो गया रिलेशंस। अब उसके बाद क्या है, इस्थमस का रिलेशन। इस्थमस का रिलेशन भी बहुत ईजी है, क्या है, एंटीरियर सरफेस है, उसमें स्टर्नो हायोइड मसल आ रहा है, और आगे कौन सी वेन होती है, जुगुलर वेन होती है, तो एंटीरियर जुगुलर वेन, और फेशिया और स्किन भी है, वो तो होता ही है समय। पोस्टीरियरली क्या है उसका रिलेशन, वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा था, 2 to 4 ट्रकिल रिंग, तो 2 to 4 ट्रकिल रिंग होगा, 2nd to 4th ट्रकिल रिंग होगा ये पोस्टीरियर सरफेस पे। फिर क्या बचा, सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर बचा। अब सुपीरियर बॉर्डर पे क्या है, सुपीरियर थायराइड आर्टरीज, इन्फीरियर बॉर्डर पे इन्फीरियर थायराइड वेन्स है, ओके। देन ब्लड सप्लाई भी देख लिया हमने, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज मेजरली सप्लाई कर, ओके। देन वीनस सप्लाई में क्या है, तो सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है, और इन्फीरियर वाला जो थायराइड वेन है वो क्या है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होता है। ये जो मेन वेन्स हैं ना, इनमें सारे वेन्स छोटे छोटे ड्रेन करते हैं, और कभी कभी बाई चांस 4th थायराइड वेन भी होता है, 4th थायराइड वेन भी आ जाता है, सुपीरियर इन्फीरियर और मिडल थायराइड वेन होता है ना, उसमें 4th थायराइड वेन भी किसी किसी में होता है, नॉट एन एनोमली, नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं कॉचर्स वेन। वो किधर, वो भी इंटरनल जुगुलर वेन में ही ड्रेन होता है। लिम्फेटिक्स भी क्या है, सिंपल है, अपर और लोअर पार्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिटेल में करते हैं। अपर पार्ट अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को सप्लाई करते हैं, लोअर पार्ट लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। वेन नर्व सप्लाई मिडल सुपीरियर इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन सप्लाई करते हैं। हिस्टोलॉजी देखते हैं। अब हिस्टोलॉजी को हम
थ्रू डायग्राम्स ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड में दो सेल्स है, दो टाइप के सेल्स हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स और एक पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड का कट सेक्शन। उसमें ये बड़े बड़े जो फॉलिकल्स है वो क्या है, वो फॉलिकल्स है, बड़े बड़े जो सेल्स है वो क्या है, फॉलिकल्स है। और इसमें जो छोटे छोटे सेल्स है वो क्या है, पैराफॉलिकल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं, पैराफॉलिकल्स बोल सकते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स है वो एनक्लोज्ड है बाय सेल्स, मतलब फॉलिकल्स के आजू बाजू में कुछ लाइनिंग्स है। वो किसकी लाइनिंग्स है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, जिसको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये फॉलिकल्स है, उसके अंदर के सेल्स की लाइनिंग को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, तो थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, जो कि हाइपोकैल्सीमिया है, ब्लड का अंदर का कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फ्लूइड या इसमें जो भी कोलॉइडल सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन। इतना बेसिक हिस्टोलॉजी समझा, ओके। अब और क्या है इसमें, सो फॉलिकुलर सेल्स हमने पढ़ा, फॉलिकल के अंदर के जो सेल्स है उसको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और पैराफॉलिकुलर सेल्स पढ़ा हमने, ये भी पढ़ा पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करता है, तो क्या सिक्रेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। अब फॉलिकुलर सेल्स भी तो कुछ सिक्रेट करेंगे, वो क्या सिक्रेट करते हैं, थायरो आयोडीन, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 T4, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या स्टिमुलेट करता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब ही क्या, डाइजेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, फॉलिकुलर सेल्स करते हैं, जो T3 और T4 सिक्रेट कर रहे हैं। अब हमने ये जो फॉलिकुलर सेल्स पढ़ा, ये कैसे थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स थे, बट वो कब होते हैं, जब वो लोग रेस्ट कर रहे रहते हैं, थायराइड ग्लैंड रेस्ट कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा ना, तब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। बट जब थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है तब ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ MCQ है। अब मेन आते हैं हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में, ओके। क्लिनिकल में क्या क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले तो गोइटर सिंपल। गोइटर क्या है, दो टाइप का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब जो एक ही जगह पर है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा बॉडी में। अब ये होता है सिंपल टाइप ऑफ गोइटर, जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, थायरो मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में ही आता है ये गोइटर, ओके। अब इसमें क्या होता है, तो हाँ, अभी ये थायराइड ग्लैंड, ये क्या कर रहा है, थायराइड को सिक्रेट आयोडीन को सिक्रेट कर रहा है, ट्राईआयोडोथायरोनिन टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये आयोडीन को सिक्रेट कर रहा है, बरोबर। अब इसका काम ही है आयोडीन को सिक्रेट करना, बट ड्यू टू सम रीज़न ये माल फंक्शन हो रहा है, बरोबर काम नहीं कर रहा, और ये आयोडीन को सिक्रेट ही नहीं कर रहा। किसके पास मैसेज जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज गया, ओ एंटीरियर पिट्यूटरी बोला देयर इज समथिंग रॉन्ग, थायराइड ग्लैंड आयोडीन को सिक्रेट ही नहीं कर रहा है, सो वो क्या रिलीज़ कर रहा है, TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है कि तू आयोडीन को सिक्रेट कर। ऐसे बहुत सारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड में जा रहे हैं, बट थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स वाई वो सिक्रेट ही नहीं करेगा आयोडीन, कितना भी TSH डालेंगे, बट TSH तो जा रहा है, सो TSH बढ़ रहा है, थायराइड की साइज़ बढ़ रही है थायराइड ग्लैंड की, बट वो आयोडीन सिक्रेट नहीं कर पा रहा, तो साइज़ बढ़ रही है बट वो काम नहीं कर पा रहा, उसको बोल रहे हैं गॉइटर। और वो क्यों हो रहा है, आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइडेक्टोमी तो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया, क्या है, सर्जिकल रिमूवल विथ ट्रू कैप्सूल नेसेसरी इन हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो गया, उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं थायराइडेक्टोमी, और विथ ट्रू कैप्सूल रिमूव कर रहा है, वो भी हमने पढ़ा क्यों कर रहा है, बिकॉज उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है। देन थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है, तो हमें उसको पाल्पेट करना है, तो बेसिकली यूजुअली पाल्पेट कहाँ से करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं और आगे हाथ रख के पाल्पेट करते हैं ताकि अच्छे से फील हो, ठीक है। देन ये भी एक MCQ है, ओके। देन हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जिसको ऑल्सो कॉल्ड एज थायरोटॉक्सिकोसिस या टॉक्सिक गोइटर, ये वुमेंस में ज़्यादा कर होता है मेल्स के कंपैरिजन में वुमेंस में ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज वुमेंस में हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा, थायराइड ग्लैंड का साइज़ ही ऑलरेडी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। सो इसका मेजर कॉज ग्रेव्स डिजीज़ है। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, खुद ही के सेल्स को, मतलब सपोज WBCs है, वो खुद के बॉडी के सेल्स को क्या होता है, आउटसाइडर मानने लग जाते हैं और उन्हीं को हार्म करने लग जाते हैं। तो इसके वजह से ऐसा लगता है उनको कि फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, मतलब डिजीज़ हो सकता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करने लगते हैं, और ये इम्यूनिटी के साथ थायराइड ग्लैंड बहुत रिलेशन रखता है। सो यहाँ पर उनका सेल्स का नंबर बहुत बढ़ने लग जाता है। तो ये एक मेजर कॉज है, ग्रेव्स डिजीज़ एक मेजर कॉज है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ एक मेजर कॉज होता है थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म का, मतलब सेल्स ज़्यादा बढ़ने लगेंगे ना, ओके। देन
ये लोग इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। ओके, इसके लिए मेजरली ऑटोइम्यून डिजीज़ में हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और मल्टी नोड्यूलर गॉइटर हो सकता है रीज़न, मतलब नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब सेल्स के क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं ना, इसके लिए भी हाइपरथायराइडिज्म बन सकता है। जहाँ पर भी सेल का नंबर बढ़ेगा उस वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। देन टॉक्सिक एडिमा, टॉक्सिक एडिनोमा, एडिनोमा भी स्वेलिंग होता है जिसमें सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। देन इसमें हाइपरथायराइडिज्म में सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे अपने को? सो सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले तो नर्वसनेस, वेट लॉस। नर्वसनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज बहुत अमाउंट में सेल्स बन रहे हैं। ओके, और वेट लॉस, नर्वसनेस और वेट लॉस क्यों है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ख़राब हो चुका है। बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई अमाउंट में बन चुका है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। एंड टेकिकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है मतलब हार्ट का वर्क भी तो बढ़ रहा है, तो हार्ट बीट फास्ट हो रही है, टेकिकार्डिया। मैन पाल टकीकार्डिया हो रहा है, इसके लिए पैल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रिमर्स आ रहे हैं हैंड्स को, मतलब अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं हो रही है। एक्सोप्थैल्मोस क्या है? सो आइज़ के आजू बाजू में स्वेलिंग होती है। क्यों? पता है? थायराइड मतलब ये थायराइड ग्लैंड को सबसे ईजी रूट कौन सा मिलता है पता है? अपने सेल्स को मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऐसा सिक्रेट करने के लिए उधर जाके हम स्टोर कर सकते हैं, सेल्स को डालते जाओ। ये होता है आइज़ का एरिया। आइज़ का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, वो ईजिली डिजीज़ होने के चांसेस, कोई भी डिजीज़ हुआ तो उस पर इफेक्ट ईजिली हो सकता है, इसके लिए एक्सोप्थेल्मोसिस। ओके, बल्जिंग ऑफ आइज, ऐसे आइज बाहर आ रहा है ऐसा लगता है। देन क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है, गॉइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ही अंडर डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट ही नहीं होगा उसका। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज ड्यू टू कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या होता है? सेल्स मरते जाते हैं। और यहाँ पर ग्रेव्स डिजीज़ या ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या हो रहा है? सेल्स खुद को हार्म करने के चक्कर में बढ़ रहे हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है? सेल्स कम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो कार्सिनोमा, हाइपरथायराइडिज्म, और ऑटोइम्यून डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म, सॉरी कार्सिनोमा हाइपोथायराइडिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म। ओके, और कोई भी स्वेलिंग हुआ उसके वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। सर्जिकल रिमूवल हो गया, सपोज थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया तो अभी आयोडीन ही नहीं बनेगा उसमें, उसकी वजह से और हाइपोथायराइडिज्म होगा। और एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हम ज़्यादा टाइम तक तो फिर भी हाइपोथायराइडिज्म होगा। इसके सिम्टम्स ऑपोजिट होंगे हाइपरथायराइडिज्म के। इसमें क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, लो पल्स रेट होगा, लो हार्ट बीट होगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत अमाउंट में कम हो गया ना, हो ही नहीं रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ ही नहीं रहा है। देन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लेथार्जी, लेथार्जी मीन्स BMR कम हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया, लेथार्जी मीन्स आलस, आलस बढ़ रहा है। ओके, देन कोल्ड इंटॉलरेंस, बेसल मेटाबॉलिक रेट ही नहीं है, मीन्स यहाँ पर डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है, तो इसके लिए कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा है। ओके, कोल्ड सहन नहीं हो रहा है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मीन्स थायराइड के साथ लैरिंक्स भी अंडर डेवलप्ड हो रहा है, मतलब नरिशमेंट नहीं हो रही है बराबर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है। ठीक है, और क्या है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथायराइडिज्म। अडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म का एग्जांपल क्या है? मिक्सिडीमा, और चिल्ड्रन में या चाइल्ड में क्रिटिनिज्म है हाइपोथायराइडिज्म का। देन और क्या क्या लिख सकते हैं? सब टोटल थायराइडेक्टोमी। देन ट्रमर्स किस में आएगा? बिनाइन और मैलिग्नेंट बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, जैसे कि हमने गोइटर देखा, बिनाइन मैलिग्नेंट होता है, हर एक टाइप का ट्यूमर बिनाइन मैलिग्नेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। ओके, ये सब लिखने के बाद एक डायग्राम आएगा, और ये सारे पॉइंट्स अगर कवर हो गए और डायग्राम के साथ, तो वी कैन गेट SAQ के लिए और LAQ दोनों में से कुछ भी आया तो फिर भी तुम इतना सब कुछ कंटेंट लिख सकते हो।